हेलो दोस्तों, अपेक्स स्टडीज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, अपनी नेक्स्ट क्रॉप पढ़ते हैं। अपनी नेक्स्ट क्रॉप थी अपनी कौन सी? अनार। अपन लोग डिस्कस करते हैं आज इसके बारे में, अनार के बारे में। चलिए देखते हैं इसका वनस्पति के नाम यानी कि बोटनिकल नेम क्या होता है। चलिए भी इसके बारे में अपन लोग देखते हैं इसका वनस्पति के वर्गीकरण। जो अनार जो होता है इसका बोटनिकल नेम होता है दोस्तों पुनिका ग्रांटम। क्या होता है? पुनिका ग्रांटम। तो आपको याद रखना है अनार का बोटनिकल नेम होता है पुनिका ग्रांटम। अगर अपन लोग देखें इसकी फैमिली या फिर इसका कुल क्या होता है, इसकी फैमिली कौन सी होती है दोस्तों? पुनेकेसी। कौन सी होती है? पुनेकेसी। ठीक है दोस्तों, आगे याद रखिएगा इसके अंदर गुणसूत्र संख्या, क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं दोस्तों? तो वो होते हैं इसके अंदर कितने? 18। अगर अपन लोग बात करें इसका ओरिजिन पेरेस या फिर उत्पत्ति स्थान, तो वो होता है ईरान। क्या होता है दोस्तों? ईरान। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि अनार का उत्पत्ति स्थान क्या होता है? ईरान, और एक होता है इराक। अपन लोग यहीं से याद रख सकते हैं कि जो खजूर होता है ना दोस्तों, खजूर का उत्पत्ति स्थान क्या होता है? इराक। आप लोग इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगर अपन लोग आगे बात करें अनार से संबंधित, तो देखिएगा अनार के अंदर अगर अपन लोग बात करें फ्रूट टाइप यानी कि फल प्रकार, तो क्या होता है दोस्तों? बालुस्टा। बालुस्टा क्या होता है इसके अंदर? है फ्रूट टाइप होता है। और अपन लोग आगे देखें अगर इसमें एडिबल पार्ट यानी खाने योग्य भाग, तो आप लोगों ने देखा होगा अपन जो अनार का फल होता है उसके अंदर उसके जूसी सीड कोट खाते हैं अपन लोग, बोल सकते हैं। उसके बीज के ऊपर हल्का हल्का रस होता है रेड कलर का, जो अपन लोग खाने के लिए काम में लेते हैं। तो अपन लोग बोल सकते हैं खाने योग्य भाग क्या होता है दोस्तों? इसमें रस युक्त बीज आवरण, रस युक्त बीज आवरण या फिर बीजावरण जो होता है वो खाने योग्य भाग होता है। अब देखिएगा आपको जो ये रस युक्त बीज आवरण है ना, यहाँ पर और कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। देखिएगा इसे अपन लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों? इसे अपन लोग एरिल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एरिल। तो आपको याद रखना है अनार में अगर एडिबल पार्ट पूछे तो एरिल और अपना रस युक्त बीज आवरण सेम ही बात होती है। और देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिल सकता है आपको? जूसी टेस्टा। क्या लिखा हुआ मिल सकता है? जूसी टेस्टा। तो ये तीनों की तीनों एक ही बात है, एरिल, जूसी टेस्टा और रस युक्त बीजावरण, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं जूसी सीड कोट। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? जूसी सीड कोट क्या होता है? अपने अनार में एडिबल पार्ट होता है। अब मैंने इसे जूसी टेस्टा क्यों बोला, इतने नाम क्यों दिए, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिएगा दोस्तों, जब भी अपन लोग कोई भी सीड होता है उसके स्ट्रक्चर देखते हैं या फिर उसकी बनावट देखते हैं, तो देखिएगा ये आ गया अपना क्या, कोई भी सीड आ गया। एक बार के लिए मान लीजिएगा कोई भी सीड होता है, उसको बाहर के जो आघात होते हैं उसको बचाने के लिए एक बाहर वाले साइड में एक आवरण होता है। इसे अपन लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों? बीज आवरण। क्या बोल देते हैं? बीजावरण। ये जो बीजावरण होता है ना दोस्तों, ये मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ होता है। एक तो होता है बिल्कुल बाहर वाला कवर बीज का, एक होता है अंदर वाला कवर। जो भी बीज होता है ना दोस्तों, उसका जो बाहर वाला कवर होता है इसे तो बोलते हैं अपन लोग क्या? टेस्टा। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं टेस्टा। और जो अंदर वाला कवर होता है दोस्तों, या फिर अंदर वाला जो बीजावरण होता है, इसे बोलते हैं अपन लोग क्या? टेगमिना। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसे बोलते हैं अपन लोग टेगमिना। तो आप लोगों ने देखा होगा सीड जो होता है उसका अंदर, और उसका जो बीजावरण होता है ना अपना, जो किसकी बात करें अपन लोग अनार की, यानी जो टेस्टा वाला ये हिस्सा होता है ना दोस्तों, हरे रंग वाला, यहाँ पर एक पतली सी परत होती है, उसके अंदर जूस सा भरा हुआ होता है। तो अपन लोग बोल देते हैं भी अनार में खाने योग्य भाग क्या होता है? तो वो होता है जूसी टेस्टा। जूसी टेस्टा। तो अपन लोग याद रख सकते हैं अनार के अंदर अपन लोग जूसी टेस्टा खाते हैं। क्यों खाते हैं ये मैंने बता दिया आपको। इसका आउटर कवर होता है, इसके अंदर जो जूस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर अपन लोग आगे बात करें तो अपन लोग जूसी टेस्टा को और क्या बोल सकते हैं दोस्तों? इससे अपन लोग एरिल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एरिल। या फिर अगर मैं हिंदी में बात करूं, इसे बोलते हैं अपन लोग क्या? रस युक्त बीज आवरण। बीज आवरण। तो आपको कोई भी इनमें से इसके फ्रूट एडिबल पार्ट के अंदर कोई भी चीज मिले तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है दोस्तों। चलिए अपन लोग देखते हैं अब आगे। तो अपन लोगों ने बात कर ली थी अनार की जनरल बातों के बारे में। अब अपन लोग चलते हैं थोड़ा आगे। देखिए दोस्तों, अब अपन लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अनार के अंदर क्या, इसके अंदर अमल कौन सा होता है। तो अपन लोग देखते हैं इसका पुष्पक्रम और इसके अमल के बारे में बात कर लेते हैं। जो अपना अनार होता है ना दोस्तों,
यानी पोमेग्रेनेट होता है, इसके अंदर इनफ्लोरोसेंस बोल दो या फिर पुष्पक्रम कैसा होता है दोस्तों, हाइपोथेनिडियम। क्या होता है, हाइपोथेनिडियम। ये क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर इनफ्लोरोसेंस होता है। इसका फ्रूट टाइप क्या होता है, अपना बालूस्टा होता है। एडिबल पार्ट क्या होता है, जूसी सीड कोट। अपन लोगों ने ये बातें कर ली थी किसके बारे में, अनार के बारे में। और हाइपोथेनिडियम इनफ्लोरोसेंस किस में होता है, अपना जो फिग होता है ना, जिसके अंदर हाईएस्ट फाइबर होता है, अपन लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसके अंदर भी इनफ्लोरोसेंस कैसा होता है, हाइपोथेनिडियम। अगर मैं आपको आगे बताऊं, अगर अपन लोग बात करें जो अपना पोमेग्रेनेट होता है, इसके अंदर एसिड कौन सा होता है, तो इसके अंदर आपको पता होगा एक सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है दोस्तों इसके अंदर, इसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो आपको ये बात अच्छे से भी याद रखनी है। अगर मैं आपको अनार के अंदर कुछ जनरल चीजें बताऊं तो आपको पता होगा, अगर आपको पूछे दोस्तों अनार का लाल रंग, किसका, अनार का लाल रंग क्यों होता है, तो इसके पीछे अपना कौन सा पिगमेंट या फिर वर्णक काम करता है, आपको पता होगा। अनार जब भी अपन लोग खाते हैं इसके दाने रेड कलर के दिखाई देते हैं, ऊपर से अपना बोल सकते हैं भी रेड कलर का फॉर्मेशन हो जाता है अपने अनार के अंदर। तो वो किस वर्णक की वजह से होता है, वो होता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन। इससे पहले भी अपन लोग एंथोसाइनिन बहुत जगह पढ़ चुके हैं। अपन लोगों ने कहाँ पढ़ा, प्याज का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, वो भी एंथोसाइनिन की वजह से होता है। सेब का रेड कलर किसकी वजह से होता है, वो भी एंथोसाइनिन की वजह से होता है। और अनार के अंदर भी रेड कलर होता है, वो किसकी वजह से होता है, एंथोसाइनिन की वजह से होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी थी। अगर अपन लोग बात करें अनार की सामान्य जानकारियों में और, तो दोस्तों आप यह भी याद रख सकते हो, जो अनार होता है ना अपना, अनार के अंदर क्या होती है दोस्तों, कठोरता होती है। अब कठोरता बोल दो या फिर कसेलापन बोल दो, कसेलापन। जब अपना अनार होता है इसके अंदर कठोरता या फिर कसेलापन किसकी वजह से होता है, तो इसके पीछे भी एक केमिकल या रसायन या फिर बोल दो कोई एक वर्णक होता है जिसका नाम होता है दोस्तों क्या, टेनिन। टेनिन की वजह से क्या होता है दोस्तों, जब ना अनार होता है इसके अंदर कसेलापन, कठोरता पाई जाती है। और अगर अपन लोग बात करें तो अपन लोगों ने एक फल पढ़ा था आंवला। क्या पढ़ा था दोस्तों, आंवला। तो आप उसको भी यहाँ पर याद रख सकते हो कि जो अपना आंवला होता है ना दोस्तों, आंवला के फलों के अंदर भी कठोरता होती है, किसकी वजह से, टेनिन की वजह से। किसकी वजह से दोस्तों, टेनिन की वजह से होती है। जब भी अपन लोग आंवला का मुरब्बा बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था ये जो कठोरपन होता है जो टेनिन की वजह से होता है, उसको दूर करने के लिए अपन लोग फोर्किंग नाम की क्रिया करते हैं। और फोर्किंग क्या था, गोदना। अपन लोगों ने सुई लेकर के क्या किया था, जो अपने आंवला के फल हैं उनको गोद दिया था। तो ये सारी बातें आती है अपनी किससे संबंधित है, अनार से संबंधित। क्योंकि मैं आंवला बोल रहा था अभी, मैं आंवला बोल देता। तो आपको दोस्तों ये याद रखना है, रख लोगे ना, ठीक है। अपन लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिएगा दोस्तों, आपको एक बात बताता हूं मैं, जो अपना अनार होता है ना, अनार की जो जंगली किस्में होती हैं या फिर अपन लोग बोल सकते हैं जंगली अनार। जंगली अनार को अपन लोग किस नाम से जानते हैं, इसे अपन लोग दाड़ू के नाम से जानते हैं। किस नाम से, दाड़ू या फिर दाड़ीन के नाम से। दाड़ू या फिर दाड़ीन के नाम से अपन लोग किसको जानते हैं, जंगली अनार को जानते हैं। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, इसे अपन लोग जंगली अनार को और क्या बोल सकते हैं, अपन लोग देसी अनार भी बोल सकते हैं दोस्तों। और क्या कह सकते हैं इसे, देसी अनार, देसी अनार। अब इसमें याद रखने वाला क्या था, आपको पूछ सकते हैं ये दाड़ू या दाड़ीन क्या होता है, तो बस आपको इतना सा याद रखना है, जो अपना जंगली या फिर देसी अनार होता है इसे अपन लोग दाड़ू या फिर दाड़ीन कहते हैं। अब ये दाड़ू या दाड़ीन किसके काम आता है, तो इसका काम या फिर इसका उपयोग क्या होता है दोस्तों, तो इसका उपयोग होता है अनार दाना बनाने के लिए। किसके लिए होता है दोस्तों, इसका उपयोग अपन लोग करते हैं अनार दाना बनाने हेतु। अब आपको पूछिए अनारदाना बनाने हेतु किस तरह के अनार का प्रयोग करते हैं, दाड़ू या दाड़ीन, जो देसी या फिर जंगली अनार होता है उसका। अब देखिएगा दोस्तों, अपना जो कल्टीवेटेड स्पीसीज होती है अनार की, यानी कि जो सामान्य अनार होता है जिसे अपन लोग पुनिका ग्रांटम के नाम से जानते हैं, यानी कि जो अपनी कल्टीवेटेड स्पीसीज होती है जिसकी अपन लोग खेती करते हैं, उसकी एक किस्म होती है दोस्तों। क्या होती है, एक किस्म होती है जो किसके काम आती है, अनारदाना बनाने के काम आती है। तो अनार की, मैं पूरा ही मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, अनार की किस्म जो अनारदाना बनाने हेतु
बनाने हेतु काम आती है, हेतु। दोस्तों इसको थोड़ा सा अगर ये ऊपर हो जाए ना तो अपना काम चल जाएगा भाई। देखिए, अनार की किस्म जो अनार दाना बनाने हेतु काम आती है, काम आती है। तो अगर आपको ऐसा पूछे वो होती है कौन सी? अम्ली दाना। उसका नाम क्या होता है दोस्तों? अम्ली दाना। ये जो अम्ली दाना किस्म होती है दोस्तों, ये कहाँ से विकसित है? तो ये IIHR से विकसित है। IIHR से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ये कहाँ है दोस्तों? बेंगलोर के अंदर है। कहाँ है? हसरगटा, बेंगलोर में है। और यह जो अम्ली दाना होती है किस किस का क्रॉस होती है? तो ये एक किस्म होती है अपनी कौन सी? गणेश। और दूसरी होती है दोस्तों कौन सी? नन्हा। इन दोनों किस्मों का क्या होती है दोस्तों? यह क्रॉस होती है, जिसे अपन लोग अम्ली दाना के नाम से जानते हैं। अगर आपको पूछे किस तरह की प्रजातियां अनार के अंदर अनार दाना बनाने की काम आती है, तो आती है वो जंगली प्रजाति जिसे अपन लोग दाड़ू या दाड़िन के नाम से जानते हैं। अगर आपको पूछे अनार की कौन सी कल्टीवेटेड अनार की कौन सी ऐसी वैरायटी है जो अनार दाना बनाने का काम आती है, तो अम्ली दाना है। ठीक है दोस्तों, याद रख लोगे। अब अपन लोग चलते हैं आगे। अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आपको एक चीज याद रखनी है। वो क्या चीज है? अब अपन लोग थोड़े इंस्टीट्यूट से संबंधित बात करते हैं। अगर आपको पूछे दोस्तों NRC, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमेग्रेनेट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमेग्रेनेट, तो ये कहाँ है दोस्तों? तो ये अपना सोलापुर महाराष्ट्र में है। कहाँ है? यह सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो आपको ये चीज़ भी अच्छे से याद रखनी है। अगर मैं इसकी बात करूं अपने राजस्थान से संबंधित कोई संस्थान की, तो आप लोग याद रख सकते हो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोमेग्रेनेट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोमेग्रेनेट, फॉर पोमेग्रेनेट। तो दोस्तों ये कहाँ है? तो आपको याद रखना है, यह है डिंडोल बस्सी जयपुर। डिंडोल बस्सी जयपुर के अंदर स्थित है क्या? अपना अनार का उत्कृष्टता केंद्र। तो भाई अपन लोग तो हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश से ऐसा ही पंगा ले लिया। अपन लोग लिख लेते हैं, इसे क्या बोलेंगे अपन लोग? अनार उत्कृष्टता, उत्कृष्टता केंद्र। तो कहाँ है दोस्तों? यह है डिंडोल बस्सी जयपुर। आना था यहाँ पे उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो यह है अपना डिंडोल बस्सी जयपुर। तो आप लोग इसके बारे में भी अच्छे से याद रख सकते हो। चलिए दोस्तों अपन लोग आगे बात करते हैं। अगर अपन लोग आगे बात करें तो आप लोग याद रख सकते हो अनार से संबंधित कुछ एक जनरल चीज़ें हैं। जब मैंने आपको दोस्तों ट्रेनिंग और प्रूनिंग पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको अगर बात करें अपन लोग ट्रेनिंग और प्रूनिंग पढ़ाई थी, तब मैंने बताया था आपको जो अनार होता है इसमें कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम अपनाते हैं। कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम अपनाते हैं? तो कौन सा होता है दोस्तों? आपको पता है अनार क्या होती है कि शर्ब के अंदर आता है, सर्बेशियस प्लांट होता है। तो अनार के अंदर अपन लोग क्या अपनाते हैं दोस्तों? इसके अंदर अपन लोग मल्टी स्टेम ट्रेनिंग मेथड। कौन सा ट्रेनिंग मेथड है? मल्टी स्टेम ट्रेनिंग मेथड। यानी कि अपन लोग बात करें तो अनार में संधाई की कौन सी विधि अपनाते हैं अपन लोग? अनार में संधाई विधि अपनाते हैं अपन लोग बहुतना प्रणाली, बहुतना प्रणाली। तो आपको ये चीज दोस्तों अच्छे से याद रखनी है, अनार में बहुतना प्रणाली अपनाई जाती है, संधाई की विधि। अगर अपन लोग आगे बात करें अनार में, तो अपन लोग याद रख सकते हैं, अगर आपको पूछे दोस्तों कि इसका उत्पादन, क्या पूछे दोस्तों? उत्पादन। तो उत्पादन की बात करें अगर अपन लोग इसके, तो भारत में सर्वाधिक
अनार उत्पादन कहाँ होता है, तो यह होता है दोस्तों सोलापुर महाराष्ट्र बोल दो या फिर महाराष्ट्र के अंदर होता है। अगर अपन लोग बात करें दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, जालोर के अंदर होता है। और यह डाटा बदलता रहता है। जब आपका एग्जाम होना दोस्तों, तो जितनी भी अपनी वीडियोज के अंदर मैंने आपको उत्पादन वगैरह बताए हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत बदलाव आपको जरूर मिलेगा। तो आप एक बार के लिए करंट डाटा जरूर देख लीजिएगा उस समय, ठीक है दोस्तों। तो ये अपन लोगों ने किससे संबंधित बात कर ली, अनार के उत्पादन संबंधित अपन लोगों ने बात अब कर ली है। अगर अपन लोग आगे देखें तो इसकी जलवायु और अपन लोग मृदा की बात करते हैं। चलिए दोस्तों उतार लिया होगा आपने। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्या आपने, अनार की जलवायु। अगर अपन लोग बात करें दोस्तों अनार की जलवायु की, अनार वैसे अपने उपोष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु इसके लिए क्या होती है दोस्तों, उपयुक्त होती है। अगर यहीं पर अपन लोग बात करें दोस्तों किसकी, मृदा की, तो मृदा कैसी चाहिए दोस्तों, बुलई दोमट मृदा। कैसी मृदा चाहिए, बुलई दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त रहती है। जिसका पीएच मान कितना हो, 5.5 से लेकर के 6.5 के मध्य हो। लेकिन आप लोग याद रख सकते हो, लेकिन अपन लोग इसकी खेती अपन लोग लगभग कितनी 7 से लेकर के 9 पीएच मान वाली मृदा में कर सकते हैं। तो अपन लोग बोल सकते हैं हल्की फुल्की लवणीय प्लस क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा के अंदर अपन लोग इसकी खेती कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी हल्की फुल्की लवणीय और हल्की फुल्की क्षारीय मृदा में खेती आप आराम से कर सकते हो। इसके साथ में अगर आप लोग याद रखना चाहो ना दोस्तों, तो एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन आ जाता है अपना दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, इसकी मृदा से संबंधित जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आपको, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वाधिक लवणीयता प्रतिरोधी बोल दो या फिर सहनशील बोल दो, सर्वाधिक लवणीयता प्रतिरोधी फल वृक्ष कौन सा है, फल वृक्ष कौन सा है, फल वृक्ष कौन सा है। तो आपको सदैव याद रखना है जो अपना फल वृक्ष होता है कौन सा, खजूर। जो अपना डेट पाम भैया होते हैं ना दोस्तों, ये क्या होते हैं, सर्वाधिक लवणीयता प्रतिरोधी फल वृक्ष होते हैं। और ये बात आपको सदैव अच्छे से याद रखनी है, और ऐसा क्वेश्चन भी आपसे कभी ना कभी पूछा जा सकता है दोस्तों। अब अपन लोग आगे बात करते हैं इसके अंदर प्रवर्धन, पौधरोपण समय, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखिएगा अनार में प्रवर्धन, सीधा लिख देता हूं यहाँ पे, आप लोग समझ जाओगे। अनार में प्रवर्धन, तो अनार में प्रवर्धन की बात करें अगर अपन लोग, तो अनार में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी होती है, अनार में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि, कॉमर्शियल मेथड कौन सी होती है। तो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है दोस्तों, अर्ध कठोर काष्ठ कलम भी दे रखी है, और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, कठोर काष्ठ कलम, या फिर बोल सकते हैं अपन लोग जो हार्ड वुड कटिंग होती है, वुड कटिंग, यह क्या होती है दोस्तों, अपने अनार के अंदर प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि होती है। इसके अलावा कौन सी विधि काम में ले सकते हैं अपन लोग, तो वो ले सकते हैं दोस्तों अपन कौन सी, एयर लेयरिंग। आजकल वर्तमान समय में बहुत सारी जगह एयर लेयरिंग को प्रवर्धन के लिए काम में लिया जा रहा है, किसके अंदर, पोमेग्रेनेट में। लेकिन यह प्रवर्धन की अभी तक व्यावसायिक विधि नहीं है। एयर लेयरिंग को अपन लोग हवाई दाब बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, हवाई दाब। अगर बात करें इसको, अपन लोग इसको बोल देते हैं गुट्टी दाब, क्या बोलते हैं दोस्तों, गुट्टी दाब भी कहते हैं। और अगर मैं आपको इसके अन्य नाम बताऊं तो आप लोग याद रख सकते हो, इसे अपन लोग चाइनीज लेयरिंग या फिर चाइनीज दाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन लोग इसे, चाइनीज दाब भी कहते हैं। तो ये आपके सामने क्या आ गया, अपना प्रवर्धन आ गया। अगर मैं बात करूं दोस्तों आगे, तो आगे अपन लोग देखेंगे इसमें प्लांटिंग सिस्टम या फिर प्लांटिंग टाइम देखेंगे। अब अपन लोग देखेंगे इसमें पौधरोपण के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको पूछे दोस्तों अनार में पौधरोपण का उपयुक्त समय, क्या पूछे, अनार में पौधरोपण का उपयुक्त समय, तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। अगर अपने पास सिंचाई नहीं उपलब्ध है, और अगर अपने पास सिंचाई
उपलब्ध है। क्या याद रखेंगे दोस्तों? अगर सिंचाई नहीं उपलब्ध है तो अपन लोग करेंगे कब? जून और जुलाई में। क्यों करेंगे? क्योंकि इस टाइम क्या होती है दोस्तों, बारिश हो जाती है और सिंचाई अवेलेबल है, तो अपन लोग करेंगे कब? फरवरी और मार्च के अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर पौधरोपण का काम करेंगे। तो आपको ये बात भी अच्छे से याद रखनी है दोस्तों। अगर अपन लोग आगे बात करें, इसके अंदर पौधरोपण दूरी कितनी होती है, गड्ढों का आकार कितना होता है, तो इसके बारे में भी बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको। चलिए नेक्स्ट पेज की बजाय अपन लोग इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगर अपन लोग बात करें अनार, यही अच्छा लगेगा दोस्तों। ये पौधरोपण में ही लिख लेते हैं, समय बता दिया मैंने आपको। अगर आपको पूछे पौधरोपण दूरी, तो यह दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। यह होती है 5 × 5 मीटर। और ये कहाँ पूछा गया था दोस्तों? ये अपने प्रीवियस ईयर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया। जस्ट पीछे वाला पेपर हुआ है उसमें नहीं, पता नहीं कौन सा पेपर था, लेकिन उसके अंदर पूछा गया है भाई, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का ही था वो। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आ चुका है कि अनार के अंदर पौधरोपण दूरी कितनी होती है? 5 × 5 मीटर। अगर इतनी कम डिस्टेंस है तो आपको ही पता होगा, जो अपने गड्ढों का आकार यानी कि पिट साइज, गड्ढों का आकार भी कितना होगा दोस्तों? एक अपन लोग स्मॉल साइज के गड्ढे 75 × 75 × 75 सेंटीमीटर के। अनार में दोस्तों गड्ढों का आकार रखते हैं अपन लोग 75 × 75 × 75 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अनार से संबंधित। देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं अनार में परागण की। तो अनार में परागण किसके द्वारा होता है, कैसा होता है दोस्तों? तो अनार में होता है अपना पर परागण। क्या होता है? पर परागण, यानी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसके पीछे का कारण क्या होता है दोस्तों? इसमें हेटेरोस्टाइली, हेटेरोस्टाइली पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा अनार के अंदर अपने हेटेरोस्टाइली होती है, इस वजह से इसमें क्या होता है दोस्तों? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। हेटेरोस्टाइली को अपन लोग हिंदी में विषमवर्तिकागर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अपन लोग आगे बात करें इससे संबंधित अन्य चीज़ों की, तो अपन लोगों को एक चीज़ और याद रख सकते हैं। जो अनार जो होता है ना दोस्तों, कौन है? अनार एक नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। कैसा? नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। ऐसा फल जिसको अपन लोग तोड़ने के बाद पका नहीं सकते। तो आप इसमें ये चीज़ भी याद रख सकते हो। दूसरा अगर अपन लोग बात करें, देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको अमरूद पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कुछ एक फल वृक्ष ऐसे होते हैं जिनके अंदर साल के अंदर 3 बार पुष्पन होता है। तो उनके अंदर बहार आती है कितनी? 3। आपको ये बात बता चुका हूँ मैं। तो एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि भी अपन लोग बहार किसे कहते हैं। आपको पता है दोस्तों, कोई भी प्लांट होता है इसके ऊपर किसका आना? फूलों का आना। किसी भी पादप पर फूलों का आना क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है अपना क्या? बहार। क्या कहलाता है? बहार का आना या फिर बहार कहलाता है। बहार होती है अपनी इंडिया के अंदर कितनी, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं मुख्य रूप से 3 बहार होती है। एक तो होती है दोस्तों कौन सी? अम्बे बहार, दूसरी होती है अपनी मृग बहार, और तीसरी होती है हस्त बहार। अगर मैं बात करूं अम्बे बहार, तो अम्बे बहार जो होती है ना दोस्तों, इसके अंदर जनरली पुष्पन आता है कब? फरवरी मार्च में। मृग बहार में आता है जून जुलाई, या फिर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो जुलाई अगस्त। और जो अपनी हस्त बहार होती है इसके अंदर लगभग अक्टूबर महीने के आसपास क्या आता है दोस्तों? इसके अंदर पुष्पन आता है। तो बहुत सारे फल वृक्ष ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं दोस्तों, एक वर्ष के अंदर 3 बार पुष्पन करते हैं। तो उनके अंदर बहारें कितनी आई? 3 आई। अब अपन लोग क्या करेंगे, इनमें से केवल एक ही बहार को काम में लेते हैं, क्योंकि अगर अपन लोग तीनों बहारों को काम में लेंगे तो अपने को अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा, अच्छी क्वालिटी भी नहीं मिलेगी और अच्छी क्वांटिटी भी नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो अनार अपना एक नॉन क्लाइमेट्रिक फल है तथा इसके अंदर बहार नियंत्रण किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? बहार नियंत्रण किया जाता है। आपको पूछे अनार में कौन सी बहार बेस्ट रहती है या फिर सबसे उपयुक्त है, तो अनार को अगर अपन लोग राजस्थान में लगा रहे हैं तो राजस्थान के लिए सबसे बढ़िया बहार होती है अनार की कौन सी? मृग बहार। तो अनार में पुष्पन कब लेना चाहिए? मृग बहार, या फिर अनार में फल लेने हेतु उपयुक्त, लेने हेतु उपयुक्त बहार
या फिर आपको पूछे बेस्ट बहार कौन सी होती है अनार की, तो वो होती है मृग बहार, क्योंकि अपने राजस्थान में पानी की कमी होती है, इस वजह से मृग बहार दी बेस्ट रहती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप लोग क्या याद रखोगे यहाँ पे, लेकिन जो जोधपुर के किसान है ना दोस्तों, कौन से, जो अपने जोधपुर के किसान हैं वो अनार में एक अलग ही बहार लेते हैं जिसका नाम है हस्त बहार। कौन सी, हस्त बहार लेते हैं वो लोग। इसके पीछे का कारण है क्योंकि वो लोग थोड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं, वो अधिक पैसा कमाने के चक्कर में हस्त बहार अनार के अंदर काम में लेते हैं। हस्त बहार लगभग अक्टूबर नवंबर के महीने में आती है, यानी कि पुष्पन उसमें अक्टूबर नवंबर महीने में होगा अपने अनार के फल वृक्ष में, और फलन होगा लगभग फरवरी के आसपास जाके। तो फरवरी मार्च और जनवरी में ना मार्केट के अंदर अपने फलों की कमी होती है। फिर अपन लोग बोल सकते हैं जो अनार के फ्रूट होते हैं ना वो अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते दोस्तों। तो हस्त बहार में जरूर जोधपुर के किसान कम उत्पादन लेंगे, क्या लेंगे, कम उत्पादन लेंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, इस वजह से उनको जो मार्केट के अंदर प्राइस होता है ना वो बहुत अच्छा मिल जाता है। ठीक है, इस वजह से जोधपुर के किसान कौन सी बहार लेते हैं, हस्त बहार लेते हैं, जो कि आपको याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन यही बनता है अनार की सबसे बढ़िया बहार कौन सी है, तो मृग बहार है, और राजस्थान के संदर्भ में इस बहार की अपन लोग बात कर रहे हैं। और राजस्थान में आपको पता है वैसे भी पानी की कमी होती है, अगर अपने राजस्थान में पानी की कमी है, पुष्पन के टाइम अगर पौधे को पानी नहीं मिला तो उसमें अच्छी फ्रूटिंग कहाँ होगी, आप भी समझते हो ये बात, इसी वजह से मृग बहार अच्छी होती है दोस्तों। ये बात कर ली अपन लोगों ने किसकी, मृग बहार की। अब मैंने बोला दोस्तों देखिएगा अनार एक सर्बेशियस प्लांट है, यानी कि झाड़ी वाला पौधा है, इसमें जितने एक्स्ट्रा तने होंगे, जितने मल्टी स्टेम होंगे, उतने ही ज़्यादा क्या आएंगे दोस्तों, इसमें फल आएंगे। और आपको पता होगा अनार और अपना जो सीट्रस होता है इसमें मिक्स बेयरिंग हैबिट पाई जाती है, इसमें मिश्रित पुष्पन होता है, क्या होता है, मिश्रित पुष्पन बोल दो या फिर मिश्रित फलन होता है। इसमें नई शाखा पुरानी शाखा सबके ऊपर पुष्पन आता है, तो सबके ऊपर क्या होगा, फलन होगा। अपन लोग क्या चाहेंगे, बहुत ज्यादा शाखाएं आए किसके अंदर, अनार के अंदर। तो अनार के अंदर अपन लोग एक एक्टिविटी अपनाते हैं जिसका नाम होता है दोस्तों क्या, निपिंग। क्या होती है दोस्तों, निपिंग। तो निपिंग नाम की क्रिया होती है, या फिर अपन लोग एक बोल सकते हैं कल्चरल एक्टिविटी होती है, वो किस में करते हैं दोस्तों, अपन लोग अनार में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अनार के अंदर अगर अपन लोग निपिंग कहते हैं किससे, कोई भी प्लांट होता है, जैसे कि ये अनार का प्लांट है भाई, इसका जो शीर्ष भाग है इसको अपन लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। अगर अपन शीर्ष भाग को हटाएंगे तो साइड के अंदर ब्रांच क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। अगर साइड में ब्रांच ज़्यादा आएगी, अब मैंने क्या बोला, चाहे ब्रांच नई हो चाहे पुरानी हो, सबके ऊपर क्या होगी, फ्लावरिंग होगी, सबके ऊपर क्या आएंगे, पुष्प आएंगे। सबके ऊपर अगर पुष्प आएंगे तो सारे के सारे पुष्प किस में बदलेंगे, बाद में फल में बदलेंगे, तो कहीं ना कहीं फल उत्पादन बढ़ेगा ना। तो आपको ये बात भी याद रखनी है, अनार के अंदर अपन लोग निपिंग नाम की क्रिया करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। अब देखिएगा मैं लिख देता हूँ थोड़ा निपिंग में, क्या मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ना दोस्तों, तो हल्का सा थक गया, मैं पानी भी पी लेता हूँ, पर पानी यहाँ पर अभी मुझे दिख नहीं रहा, पर कोई बात नहीं, अपन लोग आगे देख ही लेते हैं। देखिएगा दोस्तों अनार में निपिंग क्यों करते हैं, तो जब अनार का पादप 1 से 1.5 वर्ष का हो जाए तब की जाती है, ताकि पार्श्व शाखाएं अधिक आए। इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं दोस्तों, निपिंग करते हैं। निपिंग से आपको पता है ब्रांच ज़्यादा आएगी, ब्रांच ज़्यादा हुई तो फ्लोरिंग ज़्यादा हुई तो इसके अंदर क्या होगी, फ्रूटिंग ज़्यादा होगी। और यहाँ पर भी चलो दोस्तों देखो, तुम्हारे मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी बेसिस पे, अगर अपन लोग बात करें या फिर बात करें सुपरवाइजर की। लेकिन अगर कोई बच्चा सीयूटी का पेपर देगा या कोई पीजी का पेपर देगा तो वो याद रख सकते हैं, या फिर कोई एफएसओ वाले ऐसा क्वेश्चन क्या पता पूछ ले। जो आपका अनार होता है ना, इसमें बियरिंग हैबिट कैसी होती है, इसमें फलन कैसा होता है, तो अनार में मिक्स बियरिंग, BEARING, मिक्स बियरिंग हैबिट अपन लोग बोल सकते हैं। इसके अंदर मिश्रित पुष्पन होता है, अनार के साथ साथ आप लोग सिट्रस को भी याद रख सकते हो। यही कारण होता है दोस्तों अपन लोग सिट्रस के अंदर कम प्रूनिंग करते हैं, सिट्रस के अंदर अपन लोग बहुत कम प्रूनिंग करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उनके अंदर मिश्रित पुष्पन होता है। अगर अपन लोग शाखाओं की काट छाट कर देंगे तो चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, पुष्पन तो उस पर होना था, अपन लोगों ने काट दिया तो शाखाएं क्या हो गई, कम हो गई, शाखाएं कम हो गई तो पुष्पन भी क्या हुआ,
कम हुआ। इस वजह से अपन लोग सिट्रस के अंदर जनरली प्रूनिंग कम करते हैं और अपना जो मैंड्रिन होता है ना दोस्तों, उसके अंदर एक स्पेशल प्रूनिंग करते हैं जिसे बोलते हैं रूट प्रूनिंग। ठीक है दोस्तों, आप लोग इन सब चीज़ों को याद रख सकते हो। ये आ गई आपकी क्या दोस्तों, निपिंग के बारे में मैंने बता दिया आपको। अगर अपन लोग देखें आगे, तो आगे आती है दोस्तों इसकी क्या वेराइटी है, यानी कि इसकी फेमस किस्मों की अपन लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपन लोग बात करते हैं किसकी, इसकी वेराइटियों की। चलते हैं, देखिए चलिए दोस्तों अब अपन लोग देखते हैं कि इसकी किस्में यानी कि इसकी वैरायटियां देखते हैं, इसकी किस्में कौन कौन सी हैं या फिर इसकी प्रमुख किस्में कौन कौन सी है। तो आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, बार बार एक क्वेश्चन आता है इसकी किस्म से जिसका नाम होता है भगवा, जिसे अपन लोग और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, भगवा या फिर सिंदूरी के नाम से भी इसी किस्म को अपन लोग जानते हैं। ये क्या होती है दोस्तों, सर्वाधिक उत्पादन वाली किस्म है। लिख लेते हैं इसके बारे में कुछ खास बातें। क्या खास बात है, सर्वाधिक उत्पादन वाली किस्म, इस किस्म का सर्वाधिक उत्पादन होता है, आपको याद रखना है। और भारतवर्ष के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, कहाँ पर दोस्तों, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी किस्म लगाई जाती है, तो अपनी भगवा या फिर सिंदूरी किस्म ही लगाई जाती है। बहुत फेमस वैरायटी है दोस्तों ये अपने। अगर नेक्स्ट किस्म की बात करें तो आती है अपनी कौन सी, गणेश। जो गणेश किस्म है ना दोस्तों, यह भी बहुत अच्छी किस्म है। इसने जो अपने भारत के अंदर अनार का क्रांतिकारी उत्पादन, अनार के क्रांतिकारी उत्पादन हेतु जिम्मेदार किस्म कौन सी है दोस्तों, तो वो अपनी कौन सी है दोस्तों, गणेश किस्म है। इसने एकदम से अनार का प्रोडक्शन बढ़ा दिया था। अगर अपन लोग आगे बात करें दोस्तों नेक्स्ट वैरायटियों की, तो अगर अपन लोग आगे देखें तो अगली किस्म आती है अपनी कौन सी, ज्योति। बस आप लोगों इसका नाम याद रख लेना। और अगली किस्म आती है दोस्तों कौन सी, अपनी रूबी। ये रूबी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या, ये जो रूबी नाम की किस्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे का अपन लोग कारण देखते हैं भी, ये रूबी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्या है, एक त्रिसंकर वैरायटी है। क्या है, त्रिसंकर वैरायटी है। इसके अंदर देखिएगा दोस्तों, जो रूबी है ना, ये 3 किस्मों का क्रॉस है। कौन कौन सी, एक तो किस्म है अपनी सबसे पहली गणेश। गणेश का क्रॉस कराया दोस्तों काबुल से। फिर इनसे जो वैरायटी आएगी, इसका क्रॉस करवा दिया किससे दोस्तों, यारकंद से। किससे दोस्तों, यारकंद से क्रॉस करवाया। तो आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 संकरण होंगे, गणेश, काबुल और यारकंद का। इसी वजह से ये अपनी बहुत इंपॉर्टेंट किस्म बन जाती है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि अनार की त्रिसंकर वैरायटी कौन सी होती है, तो वह होती है अपनी कौन सी, रूबी। तो आप इसको भी याद रख सकते हो। अगर अपन लोग बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वैरायटी की बात करें तो नेक्स्ट आती है अपनी कौन सी, आलंदी और कांधारी। एक तो वैरायटी आती है दोस्तों कौन सी, आलंदी। दूसरी आती है अपनी कौन सी, कांधारी। इन दोनों वैरायटियों की देखिएगा दोस्तों क्या खास बात है, ये दोनों की दोनों वैरायटी है ना, ये कठोर दाने वाली है। क्या है दोस्तों, कठोर दाने वाली किस्में, यानी कि इनका जो सीड होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है। तो आप इसको भी याद रख सकते हो। अगर अपन लोग आगे बात करें तो आगे आती है अपनी एक किस्म, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट किस्म रहेगी दोस्तों। इसको भी मैं अच्छे से लिख देता हूँ, जो अपनी कौन सी, ढोलका। ये जो ढोलका किस्म है ना दोस्तों, ये क्या है, अपनी गुजरात की महत्वपूर्ण किस्म है। कहाँ की है दोस्तों, गुजरात की। गुजरात की महत्वपूर्ण किस्म, महत्वपूर्ण किस्म, तो वो कौन सी होती है दोस्तों, वो होती है अपनी कौन सी, ढोलका। तो आप लोग इसको भी याद रख सकते हो। अगली आती है अपनी दोस्तों पेपर सेल और मृदुला। एक वैरायटी है जिसका नाम है क्या दोस्तों, पेपर सेल। ये जो पेपर सेल वैरायटी होती है दोस्तों, यह मुलायम यानी कि सॉफ्ट सीड वाली होती है, मुलायम दाने वाली, मुलायम दाने वाली किस्म होती है। अगली आती है अपनी कौन सी दोस्तों, मृदुला। कौन सी आती है दोस्तों, मृदुला। यह भी इंपॉर्टेंट किस्म बन जाती है, क्योंकि मृदुला किसकी किस्म है दोस्तों, तो यह तो अनार की किस्म है। लेकिन अपन लोगों ने बात की थी, अगर आपको पूछे कभी भी अर्का मृदुला, क्या पूछे, अर्का
मृदुला। तो ये किसकी होती है दोस्तों? यह होती है अमरूद की। किसकी होती है मेरे दोस्तों? यह अमरूद की वैरायटी होती है अपनी अर्का मृदुला। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर अपन लोग आगे बात करें वैरायटियों की तो अपने पास खूब सारी वैरायटियां हैं। अगली वैरायटी आती है अपनी दोस्तों कौन सी? वंडरफुल। कौन सी आती है? वंडरफुल। जैसा नाम है दोस्तों वैसे ही इसके काम है। जो ये वंडरफुल वैरायटी है ना दोस्तों, इसकी अपन लोग अगर खास बात देखें, आपको याद रखना है। देखो ये पूछा जाता है यूएसए की किस्म कौन सी है, या फिर यूएसए से इंट्रोड्यूस वैरायटी कौन सी है? तो कौन सी? अपनी वंडरफुल। अब देखिए दोस्तों, इससे अपन लोग इसके अंदर जो फल होते हैं ना, फल बड़े आकार के आते हैं। इसमें फल है बड़े आकार के होते हैं इसमें। और फलों का वजन कितना होता है दोस्तों? तो वो होता है लगभग 750 ग्राम। कितना होता है दोस्तों? लगभग 750 ग्राम के आसपास इसमें फलों का वजन होता है। अगर देखिएगा दोस्तों, अपन लोग आगे देखें तो आगे अपनी वैरायटी आती है जालोर सीडलेस। जालोर सीडलेस। ये देखिएगा दोस्तों, ये जालोर सीडलेस होती है, इसकी खास बात क्या है? ये क्षारीय मृदा के लिए उपयुक्त है दोस्तों। कौन सी मृदा के लिए? क्षारीय मृदा हेतु। क्षारीय मृदा हेतु उपयुक्त कौन सी है दोस्तों? जालोर सीडलेस। और एक होती है जोधपुर सीडलेस। जोधपुर सीडलेस। जोधपुर सीडलेस की खास बात क्या है दोस्तों? तो जोधपुर सीडलेस की खास बात है यह कम पानी चाहने वाली, कम पानी वाले क्षेत्र भी लिख सकते हो, कम पानी वाले क्षेत्रों हेतु उपयुक्त, कम पानी वाले क्षेत्रों हेतु उपयुक्त किस्म है। कौन सी? अपनी जोधपुर सीडलेस। तो आप इसको भी याद रख सकते हो दोस्तों। अगली आती है अपनी गोमा केतली। यह बीकानेर की फेमस किस्म है। गोमा केतली कहाँ की है दोस्तों? यह बीकानेर की फेमस वैरायटी है। तो यहाँ पर अपनी होती है दोस्तों सारी की सारी किस्में खत्म। तो अपन लोगों ने क्या देख ली दोस्तों? बात की है किसकी? वैरायटियों की। अपन लोगों ने बात कर ली, भाई तुम हट जा सबसे पहले। ये आगे अपनी सारी की सारी किस्में किसकी दोस्तों? अनार की। सबसे पहली और फेमस वैरायटी है, पूछा जाता है भगवा किसकी किस्म है या फिर सिंदूरी किसकी किस्म है दोस्तों? ये सर्वाधिक उत्पादन वाली व भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लगाई जाने वाली क्या है दोस्तों? यह किस्म है जो कि आपको याद रखना है, गणेश। गणेश किस्म है दोस्तों, ये अनार के क्रांतिकारी उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। एक किस्म मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी, अमली दाना। अगली आती है रूबी। रूबी 3 किस्मों का क्रॉस है। गणेश जी गए थे अपनी यार को मनाने के लिए कहाँ? काबुल। गणेश जी गए थे यार को मनाने के लिए काबुल। तो गणेश, काबुल और यारकन तीनों का क्रॉस है। आलंदी और कंधारी कठोर दाने वाली किस्म है। ढोलका गुजरात की महत्वपूर्ण किस्म है। पेपर सेल होती है मुलायम दाने वाली। मृदुला किसकी है? अनार की है। बीज रहित किस्म है मृदुला भी, लेकिन अर्का मृदुला भी बीज रहित है। किसकी? अमरूद की। वंडरफुल यूएसए की किस्म है। फल बड़े आकार के आते हैं। इनका वजन होता है कितना दोस्तों? 750 ग्राम। और अगर अपन लोग आगे बात करें जालोर सीडलेस की, तो ये क्षारीय मृदा के लिए उपयुक्त है। जोधपुर सीडलेस कम पानी चाहने वाली। और गोमा केतली कहाँ की है दोस्तों? तो यह किस्म है अपनी कहाँ की? बीकानेर की। अब अपन लोग बात करेंगे दोस्तों इसके अंदर लगने वाले प्रमुख रोग। देखते हैं दोस्तों इसके प्रमुख रोग व कीट। चलिए बात कर लेते हैं किसकी? इसके प्रमुख रोग व कीट की। सबसे पहले बात बताऊं अगर आपको मैं इसमें लगने वाला रोग, तो रोग होता है दोस्तों इसमें कौन सा होता है? जीवाणु अंगमारी, बैक्टीरियल ब्लाइट लगता है। कौन सा लगता है दोस्तों? जीवाणु अंगमारी। जैसे अपन लोग किस नाम से जानते हैं? बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट। तो बैक्टीरियल ब्लाइट या फिर जीवाणु अंगमारी होता है दोस्तों। इसका जो पैथोजन होता है वो कौन होता है दोस्तों? जेंथोमोनास एक्जेनोपोडा पैथोवार प्यूनिक एक बैक्टीरिया होता है दोस्तों। तो रोगजनक कौन है इसका? रोगजनक की, तो रोगजनक होता है एक जीवाणु।
कौन होता है दोस्तों? एक जीवाणु होता है। और रोगजनक या फिर जीवाणु का नाम क्या होता है दोस्तों? तो आपको पता है ज़ैंथोमोनास। ज़ैंथोमोनास एक्जेनोपोडा। ये देखिए दोस्तों, जो एक्जेनोपोडा प्रजाति है ना, यहाँ पर बहुत बार क्या काम में ली जाती है? कंपेस्ट्रिस स्पीसीज भी काम में ली जाती है, यानी यहाँ पर बहुत बार आ जाती है। ज़ैंथोमोनास एक्जेनोपोडा वेराइटी या फिर पैथोवार की बात करें तो कौन सा आएगा दोस्तों? अनार की पोनिका ग्रांटम की बात चल रही है तो पोनिकी। कौन से आएगा दोस्तों? पोनिकी। इसकी वजह से जीवाणु हमारी रोग होता है किसके अंदर दोस्तों? अपने अनार के अंदर। अगर अपन लोग आगे बात करें दोस्तों, देखिएगा, रोग के बाद आते हैं अनार में लगने वाले प्रमुख कीट। देखते हैं अनार में कौन सा कीट लगता है। अनार का प्रमुख कीट होता है दोस्तों अनार की तितली। अनार की तितली, हम बोल सकते हैं पोमेग्रेनेट बटरफ्लाई। ये होती है दोस्तों, इसका क्या होती है? प्रमुख इंसेक्ट होती है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है दोस्तों? इसका साइंटिफिक नेम होता है वीराकोला आइसोक्रेटस। वीराकोला आइसोक्रेटस। ये क्या होता है दोस्तों? अपने अनार की तितली का साइंटिफिक नेम होता है, या फिर अनार में लगने वाला प्रमुख कीट होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसमें एक चीज मेंशन कर लीजिएगा दोस्तों। ये जो तितली होती है दोस्तों ना, ये फलों की सतह पर अंडे देती है। फलों की सतह, फ्रूट के सरफेस पर क्या देती है दोस्तों? अंडे देती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? इसकी जो लार्वा होती है ना, इसकी जो लार्वा होती है ना, वो अंडों से निकलकर किससे निकलकर दोस्तों? अंडों से निकलकर फल का गुद्दा खाती है। फल में घुस जाती है और फल को क्या खाती है दोस्तों? फल का जो गुद्दा होती है उसको खा जाती है। तो ये क्या थे इसके प्रमुख रोग व कीट। चलिए अपन लोग आगे देखते हैं। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैंने थोड़ा जल्दी स्किप कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब अपन लोग आगे बात करते हैं अनार से संबंधित। तो आगे आते हैं अनार के कायिकी विकार, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। देखिए दोस्तों, अनार का जो सबसे पहला कायिकी विकार है वो है फलों का फटना, फ्रूट क्रैकिंग। फलों का फटना। ये फलों का फटना किसकी डेफिशिएंसी से होता है दोस्तों? ये बोरोन की कमी की वजह से होने वाला एक डिसऑर्डर है। अगर अपन लोग बात करें इसकी प्रतिरोधी किस्में, फ्रूट क्रैकिंग के रेजिडेंस वैरायटी, एक तो होती है प्रतिरोधी किस्म, तो क्या है दोस्तों? वो है नागौर सीडलेस व ज्योति। और कौन सी है दोस्तों? ज्योति। ठीक है दोस्तों, अगर अपन लोग बात करें इसके प्रति संवेदनशील किस्में, संवेदनशील किस्म कौन सी होती है दोस्तों? इसके प्रति संवेदनशील होती है, एक तो होती है आलंदी और दूसरी होती है कांधारी। आलंदी और कांधारी जो किस्में होती है दोस्तों, ये दोनों की दोनों क्या होती है? इसके प्रति संवेदनशील होती हैं। और फ्रूट क्रैकिंग किसकी वजह से होता है? बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है। तो चलिए अपन लोग आगे चलते हैं। अब आगे अगर अपन लोग बात करें दोस्तों, तो अगला अपना कायिकी विकार है जिसका नाम है क्या? और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर लेना दोस्तों, फलों का फटना बोरोन की डेफिशिएंसी से तो होता ही है, लेकिन कभी कभार यह है सिंचाई या पानी की कमी, सिंचाई या जो पानी की कमी की स्थिति होती है, इस वजह से भी क्या होता है दोस्तों? फ्रूट क्रैकिंग हो जाता है।
अगर अपन लोग बात करें आगे 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे अपना डिसऑर्डर आता है जिसका नाम है दोस्तों आंतरिक ऊतक क्षय। क्या नाम है? इंटरनल नेक्रोसिस, यानी कि आंतरिक ऊतक क्षय, इंटरनल नेक्रोसिस। अब देखिएगा दोस्तों, जो इंटरनल नेक्रोसिस है ना, इसे अपन लोग ब्लैकनिंग ऑफ एरिल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लैकनिंग ऑफ एरिल। यानी जो अपना एरिल होता है, जूसी टेस्टा होता है या जूसी सीड कोट होता है, वो क्या हो जाता है? ऊतक क्षय की वजह से काले रंग का हो जाता है। इस वजह से इसे ब्लैकनिंग ऑफ एरिल के नाम से भी अपन लोग जानते हैं। ये सबसे खतरनाक कायिकी विकार है। इसका कारण क्या होता है दोस्तों? तो यह है कैल्शियम, पोटेशियम व बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और ये क्या होता है? इसका सबसे खतरनाक विकार है, सबसे खतरनाक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रख सकते हो। इंटरनल नेक्रोसिस बोल दो या फिर इंटरनल ब्रेकडाउन भी बोल सकते हैं। इससे क्या बोल सकते हैं? इससे अपन लोग इंटरनल ब्रेकडाउन। भाई तू इधर आ जाएगा। इंटरनल ब्रेकडाउन, ब्लैकनिंग ऑफ एरिल या फिर इंटरनल नेक्रोसिस के नाम से भी अपन लोग इस डिसऑर्डर को जानते हैं। तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है दोस्तों, किसे अपन लोग इंटरनल नेक्रोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपना लगभग अनार हो जाता है ख़त्म, लेकिन अपन लोग फिर भी इसके अंदर एक चीज़ देख लेते हैं दोस्तों। तो वो चीज़ अपनी लास्ट और फाइनल बाकी है इसके अंदर, क्या? ग्रेडिंग सिस्टम। देखिएगा सुपरवाइजर और इनके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपन लोग जो पढ़ते हैं ना, कुछ भी छोड़ते नहीं अपन लोग। तो देख लेते हैं अनार के अंदर है ग्रेडिंग सिस्टम। देखिएगा दोस्तों, अनार के अंदर अपन लोग क्या करते हैं दोस्तों, अनार के जो फल होते हैं ना, उनको अपन लोग वजन के आधार पर नाम दे देते हैं। अगर 100 ग्राम का है, 200 का है, 500 का है, 750 का है, 850 का है, 1000 का है, इस आधार पर अपन लोग उनको नाम देते हैं। जो बड़े आकार का हुआ उसे बोल देंगे एक्स्ट्रा लार्ज, किंग बोल देंगे, किसी को क्वीन बोल देंगे, किसी को प्रिंस बोल देंगे। इस तरह से नाम देते हैं अपन लोग। अपन लोग देखते हैं दोस्तों ग्रेडिंग सिस्टम कैसा होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, एक तरफ आता है अपना साइज ऑफ फ्रूट, एक तरफ लिख लेंगे अपन लोग क्या? साइज ऑफ फ्रूट, जो फल है उसका आकार कितना है दोस्तों। और दूसरी तरफ लिखेंगे दोस्तों अपन लोग क्या? फ्रूट वेट, जो फल है इसका वेट कितना है, फ्रूट वेट। फ्रूट वेट। देखिएगा दोस्तों, अब अपन लोग बात कर लेते हैं इसके ग्रेडिंग सिस्टम। सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों इसके अंदर, तो आप देखिएगा, अगर किसी भी फ्रूट का वजन कितना है, 750 ग्राम से ज़्यादा है, मोर देन 750 ग्राम या फिर मोर देन 750 ग्राम है, तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे सुपर लार्ज या फिर अपन लोग एक्स्ट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सुपर लार्ज या फिर एक्स्ट्रा के नाम से अपन लोग इसको जानते हैं। अगला आता है दोस्तों, अगर अपना जो फ्रूट है उसका वजन है कितना, 500 से लेकर के 750 ग्राम के मध्य है, तो इसे अपन लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे अपन लोग बोलेंगे लार्ज या फिर किंग। क्या बोल देंगे? या तो इसे लार्ज बोल देंगे या बोलेंगे ये क्या है? राजा है भाई, ये क्या है? किंग। ठीक है दोस्तों। ठीक है भाई, तो इसे क्या बोलेंगे? लार्ज या फिर किंग। नेक्स्ट आता है अपना क्या दोस्तों, अगर वजन है कितना, 400 से लेकर के 500 ग्राम, कितना है? 400 से लेकर के 500 ग्राम के मध्य क्या है? वजन है, तो इसे बोलते हैं अपन लोग दोस्तों मीडियम या फिर क्वीन। मीडियम या फिर
क्वीन के नाम से भी अपन लोग इसको जानते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है अपना, अगर वजन कितना है दोस्तों 350 से या फिर 300 से 400 ग्राम है, कितना है 300 से 400 ग्राम है, तो इसे अपन लोग बोलेंगे क्या, स्मॉल या फिर प्रिंस। इसे स्मॉल भी बोल देते हैं, इसे अपन लोग क्या बोलेंगे, प्रिंस। और इसके बाद लास्ट एंड फाइनल आता है अपना, अगर वजन है कितना 250 ग्राम के आसपास, कितना है दोस्तों 250 ग्राम के आसपास है, इसे ग्रेड ए और बी, ग्रेड ए या फिर ग्रेड बी के अंदर अपन लोग इसको रखते हैं। तो ये क्या था दोस्तों, ये था अपना ग्रेडिंग सिस्टम, और वो भी किसके अंदर, अपने अनार के अंदर। तो अपन लोगों ने देख लिया दोस्तों इसके अंदर ग्रेडिंग सिस्टम। मैं अगर एक बार फिर से बताना चाहूँगा आपको, तो देखिएगा, अपन लोग जब अनार को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसे उसके वजन के आधार पर अपन लोग उसकी ग्रेडिंग करते हैं, उसके वेट के अकॉर्डिंग अपन लोग उसकी ग्रेडिंग करते हैं। एक तरफ तो अपन लोग देखते हैं जो अपना फल का आकार कैसा है, दूसरी तरफ अपन लोगों ने रखा है फल का वजन। अगर कोई भी अपन लोगों ने अनार के प्लांट से फल लिया, उसका वजन है कितना 750 ग्राम से ज़्यादा है, तो तुम लोग उससे क्या बोलोगे, ये तो सुपर लार्ज है भाई, बहुत बड़ा है, इसे अपन लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा। अगर किसी भी फ्रूट का वेट कितना है दोस्तों, फ्रूट का वेट है 500 से लेकर के 750 ग्राम, तो अपन लोग इसे बोलेंगे लार्ज या फिर किंग। अगर कोई फ्रूट है दोस्तों जिसका वेट है 400 से लेकर के 500 ग्राम, तो तुम लोग उसे बोलोगे मीडियम या फिर क्वीन। अगर फ्रूट का वेट है 300 से 400 ग्राम, तो उसे स्मॉल बोल दो, या फिर इससे नीचे क्या आएगा, प्रिंस। अगर अपन लोग आगे बात करें, ले आओ यार पानी ले आओ। अगर अपन लोग आगे बात करें, अगर किसी भी पोमेग्रेनेट के फ्रूट का वेट है कितना, लगभग 250 ग्राम, इसे अपन लोग ग्रेड ए या फिर ग्रेड बी के अंदर काउंट करते हैं। ये पढ़ा था अपन लोगों ने ग्रेडिंग सिस्टम, और वो भी किसमें, पोमेग्रेनेट के अंदर। तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है दोस्तों, मैं भी आप लोग इसे अच्छे से याद रख लोगे। तो अपन लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू सून दोस्तों।